चलिए, तो ये बातें जो हमने नेशनल इनकम में लास्ट पढ़ी थी, इट सिंपली फोकसेस दैट इट इज द इनकम ऑफ द कंट्री, दैट इज टोटल इनकम विच इज जनरेटेड इन एन इकोनॉमी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं बच्चों, तो वी टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें गुड्स आ गए एक तरह से, एंड सर्विसेज में टर्शरी सेक्टर आ गया। एंड व्हाट टाइम पीरियड विल वी बी कंसिडरिंग? 1 ईयर। सर वाई ओनली 1 ईयर? यहां पे चलता है अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि इनकम का कैलकुलेशन या इनकम का रिप्रेजेंटेशन या इनकम का इवैल्यूएशन लाइज ओनली फॉर 12 मंथ्स बाय द रेजिडेंट्स। जो भी इंडिया में 182 डेज पिछले साल में या उससे ज्यादा रह लिया हो, इस साल आप उसको रेजिडेंट बोलेंगे। किस साल? इस साल। मतलब 11th क्लास में जो भी इंसान आपके जानने वाला 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट था, ही और शी इज कॉल्ड एज अ रेजिडेंट। सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सिटीजन कैसे होगा बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशनली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सुपर 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 ग्रैंड पेरेंट्स, इंडिया में पैदा हुए, आप कहीं पे भी पैदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडियन सिटीजन रहेंगे अनटिल अनलेस एक्सप्रेसिवली आप इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर ना कर दे। समझ में आया? फायदे नुकसान मैंने आपको बता दिए थे। गॉट इट क्लियर? चलिए, देर आफ्टर, बट अगर पिछले साल सर हम नहीं रहे 182 डेज, तो हम बच जाएंगे टैक्स पे करने से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 11th क्लास में 60 डेज या उससे ज्यादा, 10th, 9th, 8th, 7th, इन 4 क्लासेस में जब आप पढ़ रहे थे, मिला के 365 डेज होना चाहिए। इसमें तो मोर और लेस सारे के सारे लोग आ ही जाएंगे। तो ये सारे के सारे लोग क्या बन जाएंगे बच्चों? रेजिडेंट। क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। रेजिडेंट में मैंने आपको 2 बातें बताई थी, एक होता है ऑर्डिनरली रेजिडेंट और एक होता है नॉट ऑर्डिनरली। तो कोई भी इंसान बच्चों इंडिया में 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा, या तो वो रेजिडेंट है या तो वो एनआरआई है। तो अगर 182 और ये 63 65 डेज वाला कॉन्सेप्ट उसके ऊपर नहीं लग पा रहा, ही इज एनआरआई। और अगर 182 या 60 प्लस 365 किसी भी एक में आ गया, ही इज अ रेजिडेंट। गॉट इट क्लियर? रेजिडेंट होगा तो फिर देखेंगे वो ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली। तो इस चक्कर में आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बस आपको इतना याद रखना है, एनी पर्सन whose economic interest lies in the country where he or she resides is called as a resident। ये इकोनॉमिक्स की 2 कौड़ी की घटिया घास लेटी डेफिनेशन है। एग्जाम में इसको तो लिखिएगा लिखिएगा, साथ में हाईलाइट करके 182 डेज भी लिखिएगा। गॉट इट क्लियर? तो 182 दिन या उससे ज्यादा कोई भी अगर प्रीवियस ईयर में इंडिया में रह लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिडेंट। समझ में आ गया? और उसकी जो भी इनकम होगी बच्चों, उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। 2020-23 was which year children? Last year, current year? Last year. And current year is 2023-24। in this year आपके बड़े भैया बिग ब्रदर चले गए यूएस। किस लिए? अरे सर ऑब्वियस सी बात है, जॉब करने गए हैं। समझ में आ गया? मम्मी डेली वीडियो कॉल पे बात करती है उनसे, क्यों? कहीं बहू ना ले आए। समझ में आ गया? बट अंदर ही अंदर मम्मी खुश भी बहुत है। अच्छा अंग्रेज बहू आएगी, दहेज में डॉलर आएगा। वो लोग बच्चों डॉलर और कुछ या दहेज नहीं देते वो लोग। गॉट इट क्लियर? तो जॉब के लिए गए और भैया की सैलरी है $1 लाख पर एनम। इंडियन करेंसी में हो गया 85 लाख। 45% टैक्स है इसके ऊपर। कितना? सर इतना ज्यादा टैक्स? अरे तो इतने टैक्स में अम्यूनिटीज इतनी मिलती हैं आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों की एजुकेशन पूरी फ्री है, उतनी अच्छी एजुकेशन जितनी आपको इंडिया में मिल रही है बेसिकली। खैर उन सब की बात अभी नहीं कर रहे हम लोग। अब इस 85 लाख रुपीस पे बच्चों को टैक्स, मतलब भैया को टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। भैया वेंट टू यूएस इन विच ईयर चिल्ड्रन? 23-24। 2023-24 में वो यूएस गए। यहां का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा 2024-25 में कि लास्ट ईयर उनका स्टेटस क्या था। लास्ट ईयर उनका स्टेटस क्या था? तो लास्ट ईयर तो ये चले गए थे, कहां चले गए थे? बट इंडिया में रहे नहीं। बट यूएस गए कब? भैया यूएस गए थे 15 मार्च 24 को। कब गए थे? 15 मार्च 24 को। 16 दिन ये इंडिया में नहीं थे।
16, 17, 18, 19, 20, 21, 31 मार्च तक। बाकी पूरे 349 डेज तक भैया वॉज इन इंडिया। तो भैया फिजिकली प्रेजेंट इंडिया में कितने दिन के लिए थे चिल्ड्रन, कितने दिन के लिए थे? 349 डेज के लिए। तो 2024-25 में भैया का स्टेटस क्या होगा? भैया का स्टेटस 2024-25 में रेजिडेंट का होगा। क्यों? ही वॉज इन इंडिया फिजिकली फॉर व्हाट पीरियड चिल्ड्रन? 349, और उसके पहले तो थे ही थे। समझ में आ गई बात? तो भैया को 2024-25 में चाहे उन्होंने पैसे यूएस में कमाए, बट ही वॉज एन इंडियन रेजिडेंट, मैं सिटीजन की बात नहीं करूंगा, रेजिडेंट, उनको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। बट सर अभी आप कहते हैं कि यूएस में 45% टैक्स है, अभी भी वही बोल रहा हूं। अगर यूएस गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया तो यूएस गवर्नमेंट टैक्स का सर्टिफिकेट देती, जैसे हमारे यहाँ अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 जजमेंट आता है इनकम टैक्स का, तो वो जजमेंट आपके भैया को इंडियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट आपके घर पे प्रेम पत्र भेज देगी, और अगर आपने नहीं बताया कि यूएस में मेरा टैक्स कट चुका है, उठा के ले जाएंगे जेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद आप अपने वकील को हायर करेंगे, फिर वकील बोलेगा हमारे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था इसलिए वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उन्होंने ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल ट्रीटी है यूएस के साथ, हम आपके लोगों पे टैक्स काट लेंगे और आप हमारे लोगों पे काट लीजिएगा, फिर अदला बदली कर लिया जाएगा। बट अगर आपके भैया यूएस गवर्नमेंट से कह रहे हैं आई पे टैक्स इन इंडिया प्लीज यू डोंट डिडक्ट, यूएस कहेगा हम टैक्स तो जरूर काटेंगे, व्हाट इट क्लियर, तुम हमको बोल रहे हो आई पे इन इंडिया और नहीं पे किए तो दुश्मनी हो जाएगी इंटरनेशनली। तो यूएस गवर्नमेंट टैक्स काटेगी, आपके भैया को सर्टिफिकेट देगी, आपके भैया वो सर्टिफिकेट यहां फाइल कर देंगे आईटीआर के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनको टैक्स नहीं देना होगा। समझ में आ गई बात? स्टोरी आगे चल रही है कुछ इस तरह से, भैया इज स्टिल इन यूएस, और इस पूरे ईयर में भैया इंडिया कभी आए ही नहीं। all 365 days he was physically present where children? इस ईयर में उन्होंने 1.2 लाख डॉलर्स कमाए। अब इसके बाद का ईयर कौन सा होता है बच्चों? 2025-26। 2025-26 में यूएस गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया, बट अब इंडियन गवर्नमेंट भैया से टैक्स नहीं ले सकती क्योंकि ऑल 365 डेज ही वाज वेयर? यूएस। तो सो कॉल्ड अब वो इंडिया के सिटीजन हैं, रेजिडेंट नहीं है। फिर उनको लगा मेरा यूएस में मन नहीं लग रहा है, पापा मम्मी बेचारे सो कॉल्ड तरस जाते हैं, चलो जॉब अब छोड़ के वापस इंडिया आते हैं। बढ़िया पैसे उन्होंने कमा लिए, इंडिया ले आए और इंडिया में कोई स्टार्टअप चालू कर दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब उन्होंने 2025-26 में इंडिया में 110 दिन स्टे किया। कितने दिन बच्चों? 110 दिन। 182 तो है नहीं, अभी भी अगले साल 2026-27 में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स नहीं देंगे क्योंकि इस ईयर में वो इंडिया में सिर्फ 110 दिन थे, वो रेजिडेंट थे ही नहीं। 2026-27 में अगेन वो प्रॉपरली वेल सेटल्ड इन इंडिया है, तो 2027-28 में उन्होंने जो पैसे कमाए वो गवर्नमेंट को टैक्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोग यहां से यूएस जाते हैं, पहले साल उनकी जो भी कमाई होती है वो टैक्सेबल होती है। अगले साल अगर 182 डेज से कम वो इंडिया में रहते हैं, दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 59 डेज ही इंडिया में रहेंगे, 60th डे भाग जाएंगे, तो किसी भी 4 ईयर में उनका 365 नहीं हो पाएगा। बट अगेन गवर्नमेंट उनको कैसे फंसाएगी? गवर्नमेंट कहेगी नो डाउट यू आर एनआरआई, बट आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट है, आपका ऑफिस तो इंडिया के एड्रेस पे लोकेटेड है, तो माना जाएगा कि आपका ऑफिस रेजिडेंट इंडियन है, आप रेजिडेंट इंडियन नहीं हो, यू आर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी रेजिडेंट होती है और नॉन रेजिडेंट होती है। ओके, तो अगर पैसे आपने हिंदुस्तान में कमाए कहीं बाहर से, या हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के अंदर कमाए, टैक्स तो भैया आपको देना पड़ेगा, तो यू विल बिकम व्हाट? रेजिडेंट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो सर टैक्स बच कैसे सकता है? बच ऐसे सकता है, फॉरेन कंपनी को आप सर्विसेज दे रहे हो, अपना अकाउंट कहीं देश के बाहर खुलवाओ, क्योंकि फॉरेन कंट्री से पैसा अगर इंडिया में आया, इंडियन इनकम, रह आप बाहर रहे हैं बट पैसे आपके इंडिया में आ रहे हैं, तब भी इंडियन इनकम, तो बाहर ही कमाइए और बाहर ही ले जाइए, वो फॉरेन इनकम होती है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं करती। अगर आप रेजिडेंट हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, एनआरआई है तो नहीं देना पड़ेगा। चलिए, तो टैक्सेशन की बातें तो बहुत बता दी, बट मेन मैं आपको बताना चाह रहा था रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। तो पूरे एग्जाम्पल में क्या मैंने सिटीजन शब्द यूज किया? नो। तो सिटीजन अलग है और रेजिडेंट अलग है।
तो अमिताभ बच्चन द फेमस एक्टर ऑफ बॉलीवुड, वो इंडिया के सिटीजन भी हैं एज वेल एज रेजिडेंट भी हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए, सो चलिए मूविंग अहेड। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी थी, इसलिए इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। इसमें एक चीज बस नई है, एंड व्हाट इज दैट? इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर व्हाट इज दिस? मेरे अगले एग्जाम्पल में इस बात का क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जिन्होंने पैसे कमाए, किन्होंने पैसे कमाए चिल्ड्रन? नॉर्मल रेजिडेंट्स। कौन से रेजिडेंट्स? मतलब सर आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अब नॉर्मल लोग बाहर रहेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब दोज हु हैव देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री। ये इकोनॉमिक्स की किताब बोलती है। इनकम टैक्स एक्ट 182 दिन और 60 प्लस 365 की लिमिट बताता है। याद रहेगी ना बात सबको? फर्दर इट सेज व्हाट? ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड इट। तो अगर मैं यूएस चला जाऊं और पिछले 6 साल से मैं यूएस में ही रह रहा हूं, समझ में आ गई बात? तो मैं सिटीजन तो हूं इंडिया का, बट पैसे कहां कमा रहा हूं? आउटसाइड। तो सर क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? अगर मैं इंडिया के बच्चों को सर्विसेज दे रहा हूं तो मेरी इनकम उत्पन्न कहां से होगी, ओरिजिनेट कहां से होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, दिस सर्कल इज व्हाट? इंडिया, एंड दिस सर्कल इज फॉरेन वर्ल्ड। ये इंडिया नहीं है, एंड दिस इज मी। समझ में आ गया? अगर मेरे को इनकम इंडिया से मिल रही है एंड आई एम पुटिंग इट इन द बैंक अकाउंट इन सम अदर कंट्री, दिस इज कॉल्ड एज इंडियन इनकम, और इस पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। खोपड़े में बात गई? अगर इनकम आ रही है फॉरेन वर्ल्ड से, समझ में गया, एंड आई एम पुटिंग इट इन इंडिया, इट इज कॉल्ड एज इंडियन इनकम, इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। कंट्री के बाहर से इनकम आई और कंट्री के बाहर ही चली गई, दिस इज माय फॉरेन इनकम, मेरे को इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इनकम ओरिजिनेट इंडिया से हो या रिसीव्ड इंडिया में हो, दोनों में से एक लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। आई रिपीट चिल्ड्रन, दोनों में से कोई एक। तो मैं इंडियन स्टूडेंट्स को कोच कर रहा हूं, गॉट इट क्लियर, और वो मेरे को विदेश में पैसा देते हैं, इट इज माई इंडियन इनकम। मैं फॉरेन स्टूडेंट्स को कोच कर रहा हूं, वो मेरे को हिंदुस्तान में पैसा देते हैं, इट इज इंडियन इनकम। खोपड़े में बात गई? काफी लोग होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं और लेटेस्ट से उनका ऑफिस बैंगलोर में है, तो इनकम ओरिजिनेट होगी यूएस से, बट मिलेगी कहां पे? इंडिया के अंदर, बैंगलोर वगैरह कहीं पे भी इंडिया के अंदर। दिस इज इंडियन इनकम चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई? माइक्रोसॉफ्ट ने बैंगलोर में अपना एक ऑफिस खोल लिया, इंडिया में सो कॉल्ड वो लोगों को हायर करते हैं, और इंडिया में उनको रेवेन्यू मिलता है सॉफ्टवेयर बेचने से, और इंडियंस को पैसा देते हैं। तो ये बच्चों माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएस नहीं होगा, अलाउड ही नहीं है उनको इंडिया बिजनेस करना। तो जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया आती है, पहला काम, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। तो इंडिया में जो माइक्रोसॉफ्ट है, इट इज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आ गया? तो अगर आप बोले सर मेरी मौसी का बेटा ना टीसीएस में जॉब करता था, बैंगलोर पुणे में ऑफिस था, अभी भी है वो टीसीएस में, बट उसका ऑफिस सर न्यूयॉर्क में है, आप झूठ बोल रहे हैं। अब आपके मौसी के बेटे टीसीएस में नहीं है, अब आपके मौसी के बेटे जॉब करते हैं टीसीएस ग्लोबल में। कहां पे जॉब करते हैं? तो सर बात तो वही है, मेरे और आपके लिए अंग्रेजी में बात वही है, बिजनेस एंटिटी। तो टीसीएस से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और टीसीएस ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया। समझ में आ गया? सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि आपका टैक्स इंप्लीकेशन बच जाए। क्यों सर? क्योंकि अगर न्यूयॉर्क में आप नौकरी कर रहे हो, ऑफिस न्यूयॉर्क में है, और इंडिया का टीसीएस न्यूयॉर्क में सैलरी भेजता है, तो इनकम की उत्पत्ति कहां से होगी? इंडिया से। तो भारत सरकार इस पे टैक्स ले लेगी आपसे, भारत सरकार इस पे टैक्स ले लेगी। समझ में आ गया? बट अगर आप टीसीएस ग्लोबल में जॉब करते हैं, जिसका हेड ऑफिस कहां लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में, और आप भी कहां रह रहे हैं? न्यूयॉर्क में। तो इनकम फॉरेन कंट्री में आई और फॉरेन कंट्री में मिली, ओरिजिन भी फॉरेन कंट्री, रिसिप्ट भी फॉरेन कंट्री। पहले साल टैक्स देना पड़ेगा वो रेजिडेंट वाले चक्कर से, बट उसके बाद से आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टीसीएस अलग है और टीसीएस ग्लोबल अलग है। समझ में ऐसा काम क्यों किया जाता है? ताकि हम टैक्स थोड़ा सा बचा ले जाए। ये चोरी नहीं है, लूप होल है सिस्टम में, उसका फायदा उठा लिया हमने। नहीं समझे बात को? पक्का?
तो मान लीजिए कि भाई बिल गेट साहब ने या मार्क जकरबर्ग ने HDFC बैंक इंडिया में FD करवाई, तो उसकी इनकम ओरिजिनेट कहां से करेगी, मिलेगी कहां पे, बट वो टैक्स नहीं देगा इस इनकम पे। क्यों, वो रेजिडेंट नहीं है। तो टैक्स देने के लिए दो बातें जरूरी हैं, एक तो आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा और आपकी इनकम इंडियन इनकम होनी चाहिए। तो इंडियन और फॉरेन इनकम समझ गए, पक्का। अभी थोड़ा कम काम आएगा, ग्रेजुएशन में टैक्सेशन ज्यादा काम आएगा। इंडिया में ओरिजिनेट हुई, इंडिया में मिली इंडियन इनकम। originated in India, received in foreign country, it is Indian income. Originated in foreign country, received in India, it is Indian income. तो फॉरेन वाली कौन सी हुई, ओरिजिनेटेड है, रिसीव्ड है। तो आप टैक्स पे करने से बच जाएंगे, प्रोवाइडेड आप रेजिडेंट ना हो। रेजिडेंट होंगे तो देना पड़ेगा। तो रेजिडेंट को इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों पे देना पड़ता है। नॉन रेजिडेंट्स इंडियन इनकम पे टैक्स देते हैं बच्चों, फॉरेन इनकम पे नहीं देते। तो इंडियन फॉरेन समझ में आया, फिर से बोलो। इंडिया में ओरिजिनेट हुई, इंडिया में मिल गई, कौन सी इनकम, इंडियन। ओरिजिनेटेड इन इंडिया, रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री, इंडियन। ओरिजिनेटेड इन फॉरेन कंट्री, रिसीव्ड इन इंडिया, एक जगह इंडिया लग गया तो इंडियन इनकम हो गई। फॉरेन कंट्री में ही ओरिजिनेट हुई, फॉरेन कंट्री में ही मिली। रेजिडेंट है तो टैक्स देंगे, NRI है तो नहीं देंगे। समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे हर जगह वर्ड आपको क्या नजर आएगा बच्चों, रेजिडेंट, सिटीजन नहीं होगा। आप CUET में फंसेंगे इसी में, वहां पे आपको रेजिडेंट ऑप्शन भी मिलेगा और सिटीजन आपको मिलेगा ईदर और, सिटीजन और रेजिडेंट आर सेम। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। रेजिडेंट आप टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट से बनते हैं, सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट से बनते हैं। दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। छिपकली दीवार पे चल सकती है बट आपकी तरह जमीन पे वॉक नहीं कर सकती। खोपड़े में बात आई कि नहीं आई, मोशन दोनों में है, मोशन दोनों में है। तो सिटीजन इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, रेजिडेंट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बट दोनों के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। हर्ड वेल, कोई क्वेरीज? चलिए, तो एक एक करके फीचर्स आप भी लिखिए बच्चों, लिखिए फीचर्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। वेरी सून दीज नोट्स वुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल। सबसे पहला क्या है बच्चों, मॉनेटरी एक्सप्रेशन। इफ you have joined some dance class and your monthly fee is rupee 5,000, it is expressed in terms of money, yes or no children? ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। बट अगर आप सो कॉल्ड अपने किसी फैमिली मेंबर से क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम वगैरह वगैरह सीख रहे हैं और आप उनको कोई भी पैसे नहीं देते हैं, सॉरी, दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मनी। तो मॉनेटरी एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मनी में मेजर करो, मेजर तो आप किसी भी चीज को कर लीजिए, मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो मम्मी ने बचपन में जब आपको घर में पढ़ाया, मारा पीटा भी होगा, वो तो प्रसाद है समझ लीजिए, तो मम्मी को आपने कोई पैसे दिए क्या? नो। मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशनल डाइट आपको देती है। डू यू पे इवन अ सिंगल पेनी टू हर? नो सर, उसका नुकस अलग से निकालते हैं और जब कान के नीचे दो लगाई जाती है हम सुधर जाते हैं। बट यही काम जब आप रेस्टोरेंट में जाके करें, कैफेटेरिया में, पैसे भी देने पड़ते हैं। तो कैफेटेरिया वाले ने पैसे ले लिए, वो NI में जुड़ेगा। मम्मी ने फ्री में सर्विसेज दी, वो इनकम में नहीं जुड़ेगा। हर्ड वेल। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ी देर का इंतजार करिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जुड़ती है चिल्ड्रन, इंटरमीडिएट एक्सक्लूड होती है। आई रिपीट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जुड़ता है, इंटरमीडिएट एक्सक्लूड होता है। तो चलिए आपको झटपट एक एग्जांपल दे देते हैं। रेडी टू अंडरस्टैंड? चलो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। पार्टीज मतलब आइडेंटिटीज, A, B, C एंड D। ये कौन है सर? किसी के रिश्तेदार नहीं है। A इज अ फार्मर, इसने फार्मिंग एक्टिविटीज की और आउटपुट जनरेट किया ₹1 लाख का। हाउ मच चिल्ड्रन? 1 लाख। देयर आफ्टर मिस्टर बी इज द ओनर ऑफ मिल। मिल का मतलब जानते हैं ना, जहां पे हम क्रॉप्स वगैरह को लाके प्रोसेस करते हैं। तो मिस्टर ए ने आउटपुट किसको दे दिया? बी को। समझ में आ गई बात? तो बी के लिए इट इज एक्टिंग एज व्हाट चिल्ड्रन? इनपुट। तो ए का आउटपुट 0 था, बी का इनपुट कितना हो गया चिल्ड्रन? 1 लाख। इसने अपनी मिल में वर्कर्स वगैरह को हायर किया हुआ है और सो कॉल्ड काफी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहा है। बेचारे को इलेक्ट्रिक बिल वगैरह भी देना पड़ता है,
बहुत खर्चे हैं इसके। तो इसने आउटपुट 1,60,000 रुपीज का जनरेट किया। एंड देयर आफ्टर किस चीज का आउटपुट था? स्ट्रॉ अलग किया, वीट को अलग किया, और ये इनपुट किसको दे दिया? बी का आउटपुट, सी का क्या है बच्चों? इनपुट। सर सी क्या काम करता है? ही इज रनिंग अ बेकरी, बिस्किट्स या बिस्कुट कुछ भी बोल लें, केक वगैरह वगैरह बनाता है, तो इसको मैदा चाहिए बेसिकली। तो मिल से इसने आटा पिसवा लिया, सॉरी गेहूं पिसवा लिया, आटा कैसे पिसेगा, बहुत महीन एकदम, तो मैदा बन गया। और उसके बाद मिस्टर डी कौन है? ये कन्फेक्शनरी की शॉप चलाते हैं और ये सामान बेचने का काम करते हैं। हर्ड वेल चिल्ड्रन? तो मिस्टर बेकरी वाले ने, मिस्टर सी ने 2.5 लाख रुपए का आउटपुट जनरेट किया, और ये आउटपुट किसको डिलीवर कर दिया? डी को। डी के लिए इनपुट क्या हो गया बच्चों? 2,50,000। और फाइनली मिस्टर ई का बर्थडे है। हु इज ई? ई इज द फाइनल कंज्यूमर। कौन है बच्चों? कंज्यूमर। इसका बर्थडे था, 2.5 लाख रुपए का डी ने इनपुट खरीदा, केक बनाया और 2,80,000 रुपीज में बेच दिया। What is the input cost for Mr. E children? 2,80,000। और E कंज्यूमर है, ये तो खा पी के केक को खत्म कर देगा पार्टी में। तो फाइनली व्हाट आई वांट टू आस्क एवरीबडी इज दिस, मिस्टर ए ने टोटल कितना प्रोडक्शन किया था? 1 लाख चिल्ड्रन, बी ने 160, सी ने 250 और डी ने 280। सबको जोड़ देते हैं। What is 1 lakh plus 160? 260 plus 250? 510. 510 plus 280? 790। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। चलन ये जो 1 लाख इसने लिया, उसी में एड ऑन करके 160 किया। सो कहना है इससे कि 1 लाख इसके अंदर जुड़ा हुआ है। फिर 160 का इनपुट किया, उसी में एड ऑन किया तो 250 आ गया, तो 160 इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो 1 लाख सो कॉल्ड इसके अंदर फिर से जुड़ गया। नहीं समझ आया? पक्का? देयर आफ्टर चिल्ड्रन 250 जब डी ने लिया तो एड ऑन करके ई को दे दिया, तो 280 के अंदर 250 जुड़ा है। नहीं समझ आई बात? समझ में आ गई बात? तो इफ आई से कि 1 लाख कितनी बार जुड़ा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 टाइम्स चिल्ड्रन। ये 160 सर कितनी बार जुड़ा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। एंड सर ये 250 कितनी बार जुड़ा है? ट्वाइस। और 280 ही थोड़ी इज्जत बचा रहा है, एंड इट इज इंक्लूडेड ओनली वंस। फाइनली मिस्टर ई द कंज्यूमर को बच्चों केक कितने रुपए में मिला? 280। तो केक का प्राइस 790 हुआ या 280 हुआ? 280। सो दिस 280 इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ final goods and services. Can I take 780 as the value of cake? No. 780 में 1 लाख कितनी बार जुड़ा है बच्चों? 4 बार सेल्फ और 3 बार इसके अंदर। 160 is included how many times? 3 times. 250 कितनी बार जुड़ा है? 2 बार। और 280 1 बार। ये जो बार बार आपने चीजों को ऐड किया ना बच्चों, इसको हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में एक नाम देते हैं। एंड व्हाट इज दैट नेम? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज कॉल्ड एज ड्यूप्लीकेशन। व्हाट? अरे नहीं सर, ड्यूप्लीकेशन तो इसका हुआ, ये ट्रिपोलेशन है, ये क्वाड्रपुलेशन है। अरे अब इतना नहीं चलता है। सो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। व्हाट चिल्ड्रन? एक चीज को एक से ज्यादा बार इंक्लूड करने की प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे बच्चों? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? सो एनआई कैलकुलेट करते टाइम वील टेक ओनली एंड ओनली हाउ मच चिल्ड्रन? 280। बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसका इकोनॉमिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट बनाया बच्चों, विच इज नोन एज व्हाट? वैल्यू एडेड। तो मिस्टर ए ने 0 इनपुट करके आउटपुट कितना दिया? तो ही इज एडिंग हाउ मच वैल्यू? 1 लाख। बी ने 1 लाख का इनपुट लेके 160 का आउटपुट दिया, हाउ मच वैल्यू इज ही एडिंग? वेरी गुड। सी ने 160 का इनपुट लेके 250 का आउटपुट दिया,
How much value has he added? Very good. D ने 250 का इनपुट लेके 280 का आउटपुट दिया. How much is he adding? 30,000. Please add all these children and do let me know the value. कितना आएगा बच्चों? 1 lakh plus 60 is 160. 160 plus 90 is 350 plus 30. 350 आएगा. 160 plus 90 250 plus 30. सर ये तो चंद्रयान 3 नाच रहा है. मैंने बताया था इसरो वालों को ऐसे करो सही होगा. इट इज 2,80,000. उन्होंने वहां पे भी इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज लगा लिया. अमेरिका 4 दिन में रॉकेट भेजता है, हम 42 दिन में भेजेंगे. हिंदुस्तानी आदमी में समय कोई कमी नहीं है, पैसा बचना चाहिए बस. समझ में आया? इसीलिए बार बार उसका सर्कल शो को चेंज कर रहे हैं. चलिए ये बात समझ में आ गई बच्चों. सो दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. Heard well, children? So we won't be considering what is called as 790. We won't be considering this, or this, or this. We'll be only considering this one, and this one. समझ में आ गया? तो अगर सीएट कंपनी जो टायर बनाती है, उन्होंने 2 लाख टायर बनाए बच्चों. कितने? 2 लाख. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. 1,60,000 टायर्स मार्केट में भेज दिए और 40,000 टायर्स कार कंपनीज को दे दिए. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. 2 लाख टायर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सीएट. 40,000 कार कंपनीज को बेच दिए और 160 मार्केट में. तो मार्केट से कितने टायर्स की सेल हो गई इफ देयर इज नो अनसोल्ड गुड्स? 160. सीएट वालों ने कितने टायर्स दिए थे? 2 लाख. इतनी बात समझ में आती है? गाड़ियों में 40,000 टायर लग के बाजार में गाड़ियां भी आ गए और टायर भी आ गए. और कितने टायर आ गए बच्चों? टोटल टायर की सेल 4 लाख होगी क्या? तो या तो फैक्ट्री के एंड से कैलकुलेशन होगा या तो कंज्यूमर के एंड से कैलकुलेशन होगा. हर स्टेज पे कैलकुलेशन नहीं होगा. तो लास्ट स्टेज के कैलकुलेशन को ही फाइनल मानेंगे. आई रिपीट, लास्ट स्टेज के कैलकुलेशन को ही फाइनल. तो मेरे जेरोक्स वेंडर ने मेरे को 5,000 का स्टडी मेटल जेरोक्स करके दिया, वही मैंने आपको दे दिया. आप बोलेंगे 5,000 का स्टडी मेटल मिल गया, क्या टोटल कॉस्ट ऑफ जेरोक्स 10,000 है? नो. तो सिर्फ आपके एंड पे फाइनल डिलीवरी पॉइंट पे जोड़ा जाएगा. बार बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. समझे कि नहीं समझे? आपके पापा ने आपको 50,000 पॉकेट मनी दे दी, मम्मी को 2 लाख रुपए घर खर्च का दे दिया, 1 लाख रुपए की एफडी करा दी. कितना हो गया टोटल? 350. 4 लाख रुपए उनकी सैलरी है महीने की. टोटल इंडिया की कमाई 7.5 लाख. 4 लाख में से ही तो अप्रोप्रिएट हो रहा है. तो अगर आपने पापा की सैलरी भी जोड़ ली 4 लाख पर मंथ, ये सारे खर्चे भी जोड़ लिए, व्हाट यू डिड? डबल काउंटिंग हो गई. समझ में आ गया? सो प्लीज क्विकली पुट इट इन योर कॉपी चिल्ड्रन. बहुत जल्दी. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. व्हाट इज डबल काउंटिंग? अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं. ये जो सीएट टायर वाला हम लोग ने एग्जांपल लिया था बच्चों, इस एग्जांपल में आप ये पूछेंगे सर देन हाउ सो कॉल्ड इनकम कैन बी कैलकुलेटेड, जब इतना प्रॉब्लम होता है. यही सब प्रैक्टिकली डिफिकल्टीज हैं इनकम के कैलकुलेशन में, कि किस पॉइंट पे हम आउटपुट को कैलकुलेट करें कि वहां पे वो फाइनल आउटपुट हो. एंड अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पे पूरी इनकम कैलकुलेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. गॉट इट क्लियर? बट तब भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे? यू विल बी टोल्ड. सो आगे चलें. एक चीज और बताता हूं फिर आगे चलता हूं. ध्यान दीजिएगा. चलें, ये इनपुट जो लिखा था सबको नजर आया? ये नजर आया? दिस इज नोन एज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. आई रिपीट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. सो नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम इनपुट कॉस्ट बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ एनआई हम इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स. याद रहेगा? इसको भी ऐड ऑन कर लीजिए प्लीज. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. सो वी वोंट बी टेकिंग दिस, वील बी टेकिंग द लास्ट वैल्यू. समझ गए? क्विक क्विक क्विक. नेक्स्ट चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है जो आपको बहुत काम आएगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए. सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? वी कैन से रॉ मटेरियल. गॉट इट क्लियर?
अब मान लीजिए कि आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा अपने घर के लिए, इज इट मेंट फॉर सेलिंग टू समबडी? नो, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फाइनल प्रोडक्ट। बट अगर ये रेफ्रिजरेटर रिलायंस डिजिटल के स्टोर में रखा हुआ है, फॉर व्हाट पर्पस चिल्ड्रन? टू सेल। उनके लिए ये रेफ्रिजरेटर क्या माना जाएगा? इनपुट कॉस्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई? बट सर उनके ऑफिस में एक रेफ्रिजरेटर रखा है जिसमें ठंडा पानी पीते हैं, मतलब फ्रिज के अंदर घुस के नहीं पीते, उसमें पानी ठंडा करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड अगेन एज व्हाट? फाइनल प्रोडक्ट। तो कार के शोरूम में जो डेमो कार है, इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट। बट जो गाड़ियां सेल होने के लिए आई हैं चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सबको समझ में आ गया? सिमिलरली चिल्ड्रन, फार्मर्स के लिए सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो अगर मैं शॉपकीपर हूं और मैं फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह वगैरह बेचता हूं, तो फॉर मी इट इज फाइनल प्रोडक्ट। फॉर मी इट इज फाइनल, क्योंकि मेरा काम है इसको बेचने का। बट जो फार्मर मेरे से खरीद के ले जाएगा उसके लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट। जो मेरी शॉप पे फर्टिलाइजर और सीड रखा हुआ है वो मेरे लिए भी इंटरमीडिएट है। बट व्हेन अ फार्मर कम्स एंड मैं उससे 5 किलो यूरिया बेच दूं 500 रुपए का, 1000 रुपए का, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, मेरे से खरीदने में चली आइएगा कि बाजार में सर 2000 का 500 का दे रहे, तो आपसे खरीद लें। सो मेरी शॉप पे जब ये रखा हुआ है बिकने के लिए, देन इट इज इंटरमीडिएट, देन इट इज इंटरमीडिएट। और जब फाइनल फार्मर आया और मैंने उसको बेच दिया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आई बात की नहीं? तो अगर आपने आईआरसीटीसी की ऐप पे लॉगिन किया, वेबसाइट पे, और अपना टिकट खुद बुक कराया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फाइनल प्रोडक्ट। 2000 का टिकट है तो 2000 रुपए लगेंगे प्लस पेमेंट चार्जेस। बट अगर आप किसी टिकटिंग एजेंट के पास जाते हो और उससे कहते हो कि भाई हमको सो कॉल्ड मुंबई से दिल्ली का टिकट दे दो, तो वो टिकट का प्राइस तो लेगा ही लेगा, साथ में अपने चार्जेस भी लेगा। सो उसका टिकट, मतलब जो उसके पास टिकट पड़ा है आपका, इट इज इंटरमीडिएट। समझ में आ गया? मान लीजिए टिकट का प्राइस है 2490, और जब आप उसके पास गए तो उसने कहा भाई 200 रुपए मेरे चार्जेस हैं टिकट के, आई बी चार्जिंग यू हाउ मच? 2690। तो 2490 रुपए की जो टिकट है वो क्या हो गई? इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो वो आपसे लेगा और इंडियन रेलवे को पे कर देगा। और आपको उसने कितने में टिकट दी? 269। सर चोर है क्या? अरे बेचारे ने कंप्यूटर लगाया, इंटरनेट लगाया, दुकान है, डेप्रिसिएशन है, कस्टमर को तो हर आदमी चोरी नजर आता है दुनिया में। सो ही इज चार्जिंग 2690, इट इज व्हाट? फाइनल प्रोडक्ट। और बीच का जो 200 रुपए है वो वैल्यू एडेड है। वो क्या है? वैल्यू एडेड। समझ गए? तो जब आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो इस टिकट का 2690 इंक्लूड करेंगे, ना कि 2490। समझ गए बात को? पक्का? चलिए। सो बच्चों ये सेम एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको कॉपी करवाया, तो इसको कुछ कॉपी करने की फर्दर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग इज अंडरस्टूड वेल? सबको समझ में आ गया? चलिए। सर ये फ्लो का मतलब क्या होता है? पानी बह रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं इसका सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं। ऑन 1st April 2023 you had a deposit of 4 crore rupees in a bank. 31st March 2024 आपका ये डिपॉजिट 4 करोड़ 20 लाख हो गया। कितना? 4 करोड़ 20 लाख। सो इस डिपॉजिट में चिल्ड्रन कितने रुपए का चेंज आया? एक्सेलेंट आंसर। ये जो चेंज आया 20 लाख का, दिस कुड बी कॉल्ड एज द एलिमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? दिस इंटरेस्ट इज नोन एज फ्लो। सर इस सो कॉल्ड 4 करोड़ को भी कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ये 4 करोड़ और ये 4 करोड़ 20 लाख चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। आपने अपने घर में एयर कंडीशनर या फैन देखा होगा। पापा ने 50,000 का एसी खरीदा, 5,000 का फैन खरीदा एंड गॉट इट इंस्टॉल्ड एट द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। ये स्टॉक है। बट फैन जब चलेगा तो हवा देगा ना, हवा से पहले वो करंट कंज्यूम करेगा। तो करंट के कंजम्पशन पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं आप हर महीने, वो फ्लो है। वन टाइम जो आपने स्पेंड किया इंस्टॉलेशन पे और परचेज किया एसी और फैन, दैट इज नोन एज व्हाट? स्टॉक। तो कंट्री की पॉपुलेशन थी 140 करोड़ एट अ पर्टिकुलर टाइम। 6 महीने बाद, 1 साल बाद 141 करोड़ हो गई। तो 140 करोड़ एंड 141 करोड़ इज कॉल्ड एज स्टॉक। ये जो बीच में बच्चे पैदा हो गए और मर गए, बर्थ रेट और डेथ रेट, इट इज कॉल्ड एज स्टॉक बेसिकली। एक दुकान पे 100 लैपटॉप पड़े थे, 3 दिन बाद में गया 75 बचे थे, तो 100 इज स्टॉक, सॉरी 100 वाज स्टॉक, 75 इज स्टॉक। कितने बिक गए?
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लो। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट आपने खरीदा, गृह प्रवेश किया, बिल्डर को पैसे वैसे दे दिए, इट्स व्हाट चिल्ड्रन? फ्लो। 1 साल के अंदर उसमें ढेर सारा आपने पैसा खर्च किया, थोड़ा व्हाइट वॉश कराया, थोड़ा वुडवर्क करवाया, सब कुछ क्या होगा बच्चों? फ्लो। ये फ्लो वाला नेशनल इनकम में जुड़ेगा। जब अपार्टमेंट खरीदा था वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा। अब अपार्टमेंट हर दिन आप इस्तेमाल कर रहे हो, हर दिन 2-2 करोड़ जोड़ते जाओगे? क्या हर दिन 2-2 करोड़ रुपए का मूवमेंट हो रहा है? नो। तो जब एक बार घर खरीदा, वील एड दैट। उसके बाद सर हमने 10 साल बाद ना इस 2 करोड़ के घर को 7 करोड़ में बेचा। फ्लो इज 5 करोड़। फ्लो इज 5 करोड़। तो जब आपने 2 करोड़ का घर खरीदा, उस दिन फ्लो था। साल भर में मेड सर्वेंट, इलेक्ट्रिक का पैसा, वाटर चार्जेस, ये सब पे किया। दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फ्लो। 5 साल बाद आपने वो घर 7 करोड़ का बेच दिया। फ्लो में बच्चों कितना आएगा? 5 करोड़, बस प्रॉफिट का एलिमेंट। फिर आपने पूरे 7 करोड़ से एक नया विला खरीद लिया, अगेन फ्लो में कितना आएगा? कितना आएगा? 5 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा? ध्यान से सुनिएगा। जिस ईयर में घर बेचा, उस ईयर में तो प्रॉफिट का 5 करोड़ फ्लो है। अगर उसी ईयर में पूरा 7 करोड़ लगा के एक नया घर खरीद लिया, तो फ्लो फिर 5 करोड़ नहीं होगा, फिर वो पूरा 7 करोड़ होगा। आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने ये बिल्डिंग खरीदी 2 करोड़ की, 25 साल इस्तेमाल की, 7 करोड़ में इसको बेच दी। व्हाट इज माय प्रॉफिट? ये 2 करोड़ की खरीदी थी ना? सॉरी, आई टेक बैक माय वर्ड्स। 5 करोड़ की खरीदी और 10 साल बाद 7 करोड़ में बेच दी। कितना प्रॉफिट हुआ? तो जिस दिन खरीदी उस दिन 5 करोड़ फ्लो में जुड़ गया, जिस दिन बेची उस दिन 2 करोड़ फ्लो में जुड़ा। लिख के समझाऊं? कॉस्ट प्राइस ऑफ द बिल्डिंग इज 5 करोड़। कब खरीदी सर? 2023-24 में। सेलिंग प्राइस 7 करोड़। कब बेची सर? 2033-34 में। दिमाग की बत्ती जलाइएगा। 2023-24 में फ्लो कितना है? 5 करोड़। 2033-34 में 7 करोड़ में बेची, अभी नई नई खरीदी है, कितना प्रॉफिट हुआ? फ्लो में सिर्फ 2 करोड़ आएगा। और सर मान लीजिए इसी साल में इस पूरे पैसे से एक नई बिल्डिंग खरीद ली, इन दैट केस फ्लो में पूरा 7 करोड़ आएगा, बिकॉज तब ये पैसा मार्केट में फिर जा रहा है। एल्स सिर्फ प्रॉफिट ही 2 करोड़ रुपए का है, जो खरीदने वाले ने अपने पास से आपको एक्स्ट्रा दिया। ये तो रिकवरी है आपकी। अभी भी नहीं समझ में आया? पक्का? मैंने मान लीजिए मोनालिसा की पेंटिंग खरीदी 100 रुपए में और 2 साल बाद आपको 101 रुपए में बेच दी। द डे आई बॉट मोनालिसा पेंटिंग फॉर ₹100, उस दिन एनआई में 100 रुपए जुड़ेगा। फिर जब मैंने 101 में आपको पेंटिंग बेची ना बच्चों, तो 1 रुपए का फ्लो है बस, 100 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट फ्लो नहीं है। बट अगर आपसे मैंने 101 रुपए लेकर और लियोनार्डो डी विंची की डेड बॉडी खरीद ली 101 रुपए की, कब्रिस्तान से वापस निकालना बाहर, समझ में आ गया? तो 101 रुपए कब्र खोदने वाले को दिया, तब 101 क्या माना जाएगा? पूरा का पूरा फ्लो माना जाएगा। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? सो दैट विच इज कांस्टेंट इज नोन एज स्टॉक एंड दैट विच कीप्स ऑन चेंजिंग फ्लो। एक जग में पानी भरा हुआ है सर, कितना? 2.5 लीटर्स। इट इज व्हाट? 15 मिनट बाद 2 लीटर्स हो गया, कितना गिर गया? आधा लीटर फ्लो माना जाएगा। तो एनआई में आप फ्लो वाले आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, स्टॉक वाले आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते। फिर से सुन लीजिए, 2023-24 में पापा ने 5 करोड़ का एक अपार्टमेंट खरीदा, बिल्डर को पेमेंट किया, चाहे बैंक से लोन लेकर, कैसे भी 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ उसके मेंटेनेंस पे, बिल्डिंग पे, कंस्ट्रक्शन पे, वुड वर्क पे, सरिये पे, बालू पे, ईटे पे एंड ऑल दैट। ये पैसा कंट्री में फ्लो हुआ है, तो एनआई में कितना जुड़ जाएगा? 5 करोड़। आप 10 साल इस घर में रहते हैं और 10 साल बाद कितने में बेच देते हैं? 7 करोड़। हाउ मच प्रॉफिट डिड यू मेक? ये 2 करोड़ रुपए जिसने आपसे घर खरीदा उसने आपको एडिशनली दिया, 5 तो आपका ही था, तो फ्लो में जुड़ेगा सिर्फ 2 करोड़। बट अगर आपने इन द वेरी सेम ईयर पूरे 7 करोड़ की एक और नई बिल्डिंग खरीद ली, तो फ्लो में 2 नहीं जुड़ेगा, फिर पूरा 7 जुड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे को लग रहा था कोई टांग खींचेगा अभी। 2023-24 में आपने 5 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा, फ्लो कितना हो गया? 2033-34 में आपने इसको 7 करोड़ में बेच दिया,
अब आपका फ्लो कितना होगा बच्चों? 2 करोड़। एंड 2036-37 में आप 7 करोड़ रुपए का एक नया अपार्टमेंट खरीदते हैं। तो 23-24 में द वैल्यू ऑफ फ्लो विल बी 5 करोड़। 33-34 में वैल्यू ऑफ फ्लो 2 करोड़। और 36-37 में वैल्यू ऑफ फ्लो इज पूरा का पूरा 7 करोड़, क्योंकि वो उस ईयर में पूरा मूव हुआ है। इसलिए डेफिनेशन में 1 ईयर का कॉन्सेप्ट था। समझ में आई बात की नहीं? पक्का लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। छोटे छोटे थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े टीचर भी फंस जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है बच्चों? करंट आउटपुट। 2023-24 में आउटपुट कितना था? 5 करोड़। तो फ्लो में कितना जुड़ेगा? 5 करोड़। 2023-24 में जो आउटपुट था वो 2 ही करोड़ का था। 5 करोड़ तो रिकवरी मिली है आपको, कॉस्ट प्राइस मिली है। तो करंट आउटपुट में सिर्फ 2 करोड़ आएगा, पूरा 7 नहीं आएगा। बट आपने उसके भी 2-3 साल बाद पूरा 7 करोड़ लगा के नया अपार्टमेंट खरीद लिया, तो अब करंट आउटपुट कितना हुआ? तो मैं ये चीज बेसिकली आपको समझा रहा था। ओके, तो ये जो अलग अलग ईयर वाला एग्जाम्पल था ना, ये इस पार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? पक्का। एनआई का न्यूमेरिकल वैसे उतना आसान भी नहीं होता, होता थोड़ा डिफिकल्ट ही है। बट ये सब जो चीजें हैं वो न्यूमेरिकल में नहीं टेस्ट होती, वो थ्योरी में टेस्ट होती है। वो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे देंगे, 3-4 बातें लिख के, एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इसलिए आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। नाउ अपडेट चिल्ड्रन। तो आपने लिख भी लिया? रिटन एवरीबडी? चलिए। रेजिडेंट, अरे सर प्लीज, पक गए सर, कान का कैंसर हो जाए, अब ना बताइएगा रेजिडेंट के बारे में कुछ। डोमेस्टिक टेरिटरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होती है। बच्चों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कुछ बच्चे सोचते हैं पासपोर्ट चाहिए वहां जाने के लिए। अरे वो इंडिया की ही पॉलिटिकल टेरिटरी है। अच्छा सर, न्यूयॉर्क में इंडिया की एम्बेसी है, वो इंडिया की टेरिटरी है। आप नहीं जा सकते बिना पासपोर्ट के, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के अंदर है। सर मान लीजिए हमने फ्लाइट ली न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क की, और बीच में 4 घंटे का हॉल्ट दुबई पे है। अगर दुबई का वीजा है तो आप एयरपोर्ट के बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आप एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल सकते। सर हमको निकलना भी नहीं है सर, खर्चा हो जाएगा नेसेसरी, हम प्लेन में बैठे रहेंगे सर, वहीं 2 नींद मार लेंगे जरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा बहुत बार होता है, अगर आपके पास उस कंट्री का वीजा ना हो तो आप वहां बाहर नहीं जा सकते। और चले ना जाना गलती से, देखते हैं कौन क्या कर लेता है, आतंकवादी साबित कर देंगे, वहीं रोक लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? और खूब जेल में मारते भी हैं वो लोग। ओके, मैंने बोल दिया, कंप्लेन कर दिया, लोग होमवर्क नहीं करते, हाथ भी काट लेंगे। चलिए, सो बच्चों, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कंट्री की इनकम कैसे इवैल्यूएट होती है। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।